हेलो स्टूडेंट्स, कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की। इससे पहले जो वीडियो आपके बीच अपलोड किया गया था वो लगातार 12th क्लास के लगातार चैप्टर आपके बीच लाया जा रहा है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि पिछले क्लास में ही मैंने बता दिया था कि आप नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे किसी जनरल पोजीशन पर। एट फर्स्ट टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट्स due to an electric dipole. But we should know about electric field intensity in axial position and equatorial position. तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे किसी जनरल पॉइंट पर, नाइदर एक्सियल नॉर इक्वेटोरियल। ना तो अक्षीय स्थिति में होगा और ना ही निरक्षीय या विषुवत रेखीय स्थिति में होगा। पिछले वीडियो को यदि आपने देखा होगा तो मैंने पिछले क्लास में आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पर विषुवत रेखीय स्थिति में निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण, और उससे पहले अक्षीय स्थिति में निकाला था। देखिए, यदि आप पहले के क्लास को बेहतर तरीके से नहीं समझे हैं, उस पर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो फिर आगे जो क्लास होगा उसको आप बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। क्यों देखिए, जो क्लास आगे जो जो हम बढ़ते जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पिछले क्लास को भूलते चले जाते हैं, और ये ऑनलाइन क्लास की जो व्यवस्था की गई है ये इसलिए की गई कि यदि आप घर पर बैठे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वीडियो आया सोचा चलो देख लेंगे बाद में, नहीं आया तो उसको आप क्रमशः देखिए। ये नहीं कि जिस समय जो मन हुआ उसको देख लिया, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। यदि आप रेगुलर वाइज टॉपिक को पढ़ेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे तरह के समझेंगे और फिर फिजिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, सीधा बात बताइए, पहले क या कबूतर? क, तब ना कबूतर लिखिएगा। तो इसी प्रकार से हर ये जो फिजिक्स है इसमें आप पहले इसके क ख को लिखने सीखिए, फिर आप कबूतर को लिखने सीख पाइएगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले आप पिछले क्लास को जरूर देखिए, तभी आप अगले क्लास को समझ पाइएगा। नहीं तो आप कहिएगा सर क्या बोल रहे हैं आपने, एक्सियल बोला फिर इक्वेटोरियल बोला, फिर समझ में नहीं आएगा। और एक बात, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। यदि आप लाइक करते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ, और इससे मेरा उत्साह वर्धन होता है और लगातार मेरा प्रयास और अच्छे मुकाम तक पहुँचेगा। और मैं भी आशा करता हूँ आप घर पर बैठे रहें लेकिन पढ़ते रहें, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे परिणाम आ सके
ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोग के साथ। तो इसी बात से मैं आज की क्लास को शुरू करता हूं और आपके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक थोड़ा सा बात, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए। थोड़ा सा इस चीज को भी समझिएगा, शॉर्ट, लघु, छोटा डाइपोल होना चाहिए। आप लोग तो जान रहे होते, डाइपोल वाली क्लास को आपने ठीक ढंग से देखा होगा, समझा होगा। तो वहाँ आप देखे होंगे कि हम बोलते थे कि डाइपोल में जो चार्ज होता है वो एक दूसरे से काफ़ी शॉर्टेज डिस्टेंस पे रहता है। आवेश के बीच की जो दूरी होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी शॉर्टेज डाइपोल। बहुत ही डाइपोल का जो लेंथ होता है, द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। चलिए, तो इससे पहले थोड़ा सा हम बात इसलिए अभी तक कर रहे थे, इधर उधर की बातें हो रही थी, क्योंकि मैं आपके थोड़ा सा ये याद दिलाना चाहूँगा कि आप अक्षीय स्थिति में क्या पढ़े थे, निरक्षीय स्थिति में क्या पढ़े थे, उसमें दिशा क्या थी और फिर निरक्षीय में दिशा क्या थी। देखिएगा, दो चीज आपके ब्रेन में यदि रहेगा तो फिर ये क्लास आसान हो जाएगी। मात्र दो चीज। कितने चीज? दो चीज। कौन कौन? एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पहले पढ़े आपने, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर दोनों का डायरेक्शन। यदि आपके ब्रेन में नहीं है तो आप ब्रेन में रख लीजिए दो फॉर्मूला। एक्सियल का फॉर्मूला था 1/4πε0 2p/r³ था ना। ये 1/4πε0 2p/r³, ये एक्सियल का था। नॉन एक्सियल का था, जिसको इक्वेटोरियल बोलते थे, 1/4πε0 p/r³। एक्सियल का जो डायरेक्शन था, कहा था बताइए? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी, यानी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, पी की दिशा में। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में था एक्सियल का, और नॉन एक्सियल का जो डायरेक्शन था वो डाइपोल मोमेंट के विपरीत दिशा में। कुछ आ रहा है ब्रेन में? थोड़ा से दोनों फॉर्मूला को ब्रेन में रखिए। नॉन एक्सियल का डायरेक्शन था पी के अपोजिट, और एक्सियल का डायरेक्शन था पी के डायरेक्शन में। और दोनों फॉर्मूला को ब्रेन में रखना। एक्सियल में 2p/r³ और नॉन एक्सियल में p/r³। ब्रेन में रहेगा ना 2p और p। जब जरूरत पड़ेगा तो मैं आपसे पूछूंगा और आप खुद ब खुद समझ जाइएगा कि हाँ सर यहाँ पे ये सेट करिएगा। दो चीज रहना चाहिए, एक्सियल का फॉर्मूला और नॉन एक्सियल का फॉर्मूला, और डायरेक्शन, जो कि पिछले दो वीडियो में आपको बता दिया गया है। चलिए, तो एक डाइपोल मैंने लिया AB, अब ध्यान दीजिएगा, डाइपोल द्विध्रुव, जिसमें एक इन पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज और एक इन पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2L लिया जाता है। कन्वेंशनल रूप से एक परंपरागत तरीका है लेने का 2L। तो ये AB एक डाइपोल है, AB एक द्विध्रुव है, जिसके सिरे A और B पर क्रमशः -q और +q आवेश स्थित है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरे A और B पर -q
और प्लस क्यू आवेश स्थित है। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल in which minus q and plus q charges are placed at its end points. Distance between these charges is 2l. Clear? AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरे पर माइनस q और प्लस q आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसका मैंने कहा था जहां पर आपको निकालना है वो सारी दूरियां कहां से ली जाती है? मध्य बिंदु से, मिड पॉइंट से। इसका मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कहीं पर नाइदर एक्सियल नॉर इक्वेटोरियल बट एट एनी जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पर ना तो वो एक्सियल होना चाहिए ना तो वो इक्वेटोरियल होना चाहिए। अब बताइए एक्सियल कहां बताया था मैंने पिछले क्लास में? बताइएगा। एक्सियल मैंने बताया था दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन, ठीक है ना। ये जो लाइन था ये जो लाइन था ये एक्सियल का था, और ये जो बीचों बीच लाइन गुजरता था ये नॉन एक्सियल का था। ये नॉन एक्सियल था और ये एक्सियल था। आज के डेट में, आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि एक्सियल पर भी ना हो और नॉन एक्सियल पर भी ना हो, किसी जनरल पॉइंट पर, ठीक है। ये जो है ये क्या है? एक्सियल का, और ये जो है ये नॉन एक्सियल का है। ना तो इस लाइन पर रहे ना इस लाइन पर रहे, कहीं और रहे, ठीक है। मान लीजिए क्या बताइए, एक्सियल पर है क्या ये एक्सियल पर है क्या? चलो डायग्राम देखिएगा बेहतर तरीके से। ये एक्सियल हुआ? नहीं सर, क्योंकि एक्सियल तो ये होता है, एक्सियल तो ये लाइन होता है, और ये पॉइंट यहां आ गया है। क्या ये एक्सियल है? नहीं। क्या ये नॉन एक्सियल है? इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल तो ये होता है ना जो बीचों बीच लाइन पास करता है, वो इक्वेटोरियल होता है। लेकिन क्या इक्वेटोरियल पॉइंट है? देख सकते हैं आप, क्या इक्वेटोरियल लाइन पर है क्या? नहीं सर, ये तो यहां है। इसी कंडीशन के लिए आज हम पढ़ रहे हैं कि ना तो एक्सियल पर होगा ना तो इक्वेटोरियल पर होगा, एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है ना। तो इसके मध्य बिंदु O से कितना दूरी पर? R दूरी पर। कहीं एक बिंदु C है, ये ना तो एक्सियल के डायरेक्शन में है ना तो इक्वेटोरियल के डायरेक्शन में, अक्षीय निरक्षीय स्थिति को छोड़कर किसी अन्य बिंदु पर है। कोई एक बिंदु C है जो मध्य बिंदु O से कितना दूरी पर है? R दूरी पर है। अब बताइए, जब ये R दूरी पर है और ये जो है ये द्विध्रुव आघूर्ण है, बताइएगा कि ये कुछ एंगल बनाया क्या? द्विध्रुव आघूर्ण इसके साथ कुछ तो बना रहा। अब पता नहीं है तो यहां पर मैंने मान लिया थीटा। एंगल क्या मान लिया? थीटा। बताइए डिस्टेंस हो गया r, एंगल हो गया थीटा। इसको आप एक पोलर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, इसका ध्रुवीय नियामक r थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट बताता है कि वह कितना डिस्टेंस पर है और उसने कितना एंगल फॉर्म किया। यदि इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा यदि मैंने लिया, ध्रुवीय नियामक r थीटा लिया, तो r का मतलब हुआ इसके मध्य बिंदु से इसका दूरी r है, और थीटा इसने डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाया। यानी इसने द्विध्रुव आघूर्ण के साथ थीटा एंगल बनाया और मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी r है। क्लियर है? चलिए अब देखा जाए इस पॉइंट पर, जरा बताइएगा इस पॉइंट पर जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मेन है इस फिगर को क्लियर रूप से समझना, और मैं आपको बता दे रहा हूं, एक बार यदि आप समझ गए तो फिर ये सवाल, ये दोनों फॉर्मूला ब्रेन में है और ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे बहुत भारी लगेगा लेकिन आप समझ गए एक बार तो आसान हो जाएगा। पहले बोलिए यहां तक समझे ना। ए बी एक द्विध्रुव है
जिसके सिरे पर क्या क्या आवेश रहता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ऋण आवेश और धन आवेश। इसके बीच की दूरी कितनी, 12, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर। क्लियर है? चलो, ना तो ये अक्ष पर है ना निरक्ष पर है, तो कोई एक बिंदु मैंने C ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है, यानी इसका मध्य बिंदु से दूरी r और द्विध्रुव आघूर्ण के साथ इसने कोण बनाया थीटा, एंगल बना दिया थीटा। अब देखिए थोड़ा सा कंपोनेंट का बात करेंगे। ये P देखिएगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिएगा ये P का ये डायरेक्शन बहुत अच्छा। ये एक कंपोनेंट इधर चला गया, इसका एक दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम खींच सकते हैं क्या? कंपोनेंट पढ़े ना आप लोग, कंपोनेंट आप लोग कंपोनेंट पढ़े होंगे। जैसे ये R था कंपोनेंट, और along with थीटा क्या होता था, cos, याद कीजिए पिछले क्लास में बताया था, along with थीटा, थीटा के साथ जो रहता है वो क्या होता है, cos, और जो थीटा से दूर होता है वो क्या होता है, साइन। ब्रेन में रखना, थीटा के साथ जो होता है वो क्या होता है, cos, और थीटा से दूर जो होता है वो क्या होता है, साइन। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में बढ़ जाता है। तो यहां जरा सा देखिएगा, ये आपका P है और ये एक कंपोनेंट हो गया along with थीटा, तो बोलिए तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए आप ही लोग, ये हो जाएगा P cos थीटा। क्यों भाई? क्योंकि सर ये आपका P है और P के साथ एंगल बनाया थीटा। मैंने क्या कहा, जिसके साथ एंगल बनाता है वो कंपोनेंट कॉस होता है और अदर कंपोनेंट साइन हो जाता है। तो इसने P के साथ एंगल बनाया तो ये कॉस हो गया। तो अगला कंपोनेंट जो होगा, ये मैंने एक कंपोनेंट खींच दिया, देखिएगा एक कंपोनेंट ये मैंने खींचा, तो बताइए ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बताइए। ये P तो थीटा के साथ P cos, तो ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा। क्लियर है ना? अब बताइए क्या ये कंपोनेंट समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं आपको इधर बता दे रहा हूं अलग से। ये है P, ठीक है, इस कंपोनेंट ने थीटा एंगल बनाया और ये एक कंपोनेंट इधर आ गया। देखिए देखिए थोड़ा सा इस फिगर को थोड़ा सा कर्व किया, देखिए ये आपका P है और ये थीटा है। तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट हो, थीटा देखिए मिला हुआ है, जो थीटा के साथ हो along with थीटा cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट बच जाए वो साइन। अब समझ में आया क्या? रखिएगा इसको ब्रेन में, क्योंकि यही जरूरी पड़ा है इधर, समझ लीजिए। P और थीटा के साथ है तो P cos, और जो थीटा से इधर है P sin। इसी चीज को हमने इधर बताया है, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये आपका P था, बीचों बीच जो था ये क्या था, P, और P के साथ जिसने एंगल बनाया ये क्या हो गया, cos, और दूसरा क्या हो गया, sin। अब थोड़ा सा एक्सियल और नॉन एक्सियल को समझिए। जब आप इस पॉइंट पर आएंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझिएगा। अच्छा बताइए, P cos जो है, P के डायरेक्शन में कौन होता है, एक्सियल, और P के अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है, नॉन एक्सियल। ब्रेन बैठा लीजिए, P के विपरीत दिशा में होता है नॉन एक्सियल, इक्वेटोरियल, और P के दिशा में होता है एक्सियल। तो ये P cos है, तो P cos का डायरेक्शन किधर है, इधर।
ये है, तो बोलिए इसको आप क्या बोलिएगा, एक्सियल। ठीक है, पी के डायरेक्शन में, थोड़ा सा डायरेक्शन मतलब आराम से, यही चीज हमने कहा था, एक्सियल वाला डायरेक्शन में होता है, पी के डायरेक्शन में, और पी के अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ये पी है, ये इधर चला गया, तो बताइए इसका अपोजिट किधर जाएगा, इधर, तो इसका अपोजिट इधर चला जाएगा। बहुत अच्छा, ये अपोजिट देखिए, पी के डायरेक्शन में, पी के डायरेक्शन में जो जाएगा, ये पी का डायरेक्शन, पी कॉस का, क्योंकि यहां कंपोनेंट ले कंपोनेंट के फॉर्म में बात हो रही है। पी के डायरेक्शन में जो गया वो एक्सियल हुआ, अक्षीय, और पी के देखिए पी साइड इधर चला गया है, और इसका अपोजिट क्या होगा, इधर होगा, विपरीत। बताइए ये इधर है, इसका विपरीत यही होगा ना, कोई प्रॉब्लम? पी का अपोजिट जो होगा वो होगा नॉन एक्सियल। समझ में आ रहा? पी के डायरेक्शन में, पी की दिशा में अक्षीय, पी के विपरीत दिशा में निरक्षीय। अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो फॉर्मूला निकलेगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है ना? इस एक्सियल और एक्सियल में कौन, कॉस, नॉन एक्सियल में कौन, साइन। एक्सियल में पी कॉस, नॉन एक्सियल में पी साइन। और इसका जो रिजल्टेंट है, बताइए, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² प्लस b²। 11th में दो सदिश राशि लंबवत हो, दो सदिश राशि लंबवत हो तो उसके परिणामी सदिश का फॉर्मूला √a² प्लस b² हो गया। यानी अब ये कैसे निकलेगा पता है, √e एक्सियल का स्क्वायर प्लस e नॉन एक्सियल का स्क्वायर। बहुत आसानी से तुरंत अब बनेगा। फिगर समझ में आ गया? समझ में आया ना? p cos इधर गया, p चूंकि देखो p ये था, p cos इधर गया, p sin इधर गया। फिर समझ आ रहे, p ये p है, ये -2 प्लस, ये डायरेक्शन p का है। p इधर गया तो p के साथ जिसने बनाया वो cos, दूसरा sin। मैंने क्या कहा था, एक्सियल p के डायरेक्शन में होता है, नॉन एक्सियल p के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो p cos की दिशा में एक्सियल लेंगे और p sin के अपोजिट डायरेक्शन में नॉन एक्सियल लेंगे। तो ये हो गया एक्सियल जिसमें आएगा p cos, और ये हो गया नॉन एक्सियल जिसमें आएगा p sin, और ये दोनों एक फॉर्मूला पर बन जाएगा √a² प्लस b²। यानी ई एक्सियल का निकाल लो, ई नॉन एक्सियल निकालना क्या है, फॉर्मूला मेरे पास है, इसमें बैठा देना p क्या cos, इसमें बैठा देना p sin, और फिर √e एक्सियल का स्क्वायर प्लस e नॉन एक्सियल का स्क्वायर। तुरंत निकल जाएगा। अब खुद से भी निकाल सकते हैं। लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा। पहले ही मैंने बोल दिया AB एक द्विध्रुव है जिसके सिरे पर -q और +q आवेश है। दोनों आवेश के बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कहीं एक बिंदु C है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय नियामक r थीटा है। और यदि द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट P हो तो C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो लैंग्वेज मैंने लिखा है, देख सकते हैं। AB एक लघु विद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरे A और B पर -q और +q आवेश स्थित है। दोनों आवेश के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु C है जिसका ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है। यदि द्विध्रुव आघूर्ण P हो तो द्विध्रुव के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये भाषा हो गया। और आपको ये भी मैंने समझा दिया आप कैसे बनाइएगा। एक्सियल के साथ P cos, नॉन एक्सियल के साथ P sin, और जब दोनों वेक्टर लंबवत हो तो √e एक्सियल का स्क्वायर प्लस e नॉन एक्सियल का स्क्वायर। तुरंत अब बन जाएगा। ठीक है, अब तुरंत आप बना सकते हैं। आप कॉपी यदि साथ में होगा तो आप बनाइए, देखिए प्रयास करके।
तो आपने क्या देखा कि ई एक्सियल के डायरेक्शन में क्या है, पी कॉस, नॉन एक्सियल पी साइन के विपरीत दिशा में। तो जब एक्सियल का फॉर्मूला आप लेंगे तो पी के जगह पे पी कॉस लीजिएगा और नॉन एक्सियल का फॉर्मूला लीजिएगा तो पी के जगह पे पी साइन लीजिएगा। एक्सियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, एक्सियल वाला 1/4 इप्सिलॉन नॉट 2p/r³। एक्सियल का पढ़ा है और नॉन एक्सियल में क्या पढ़ा है, p/r³। ये आपने नॉन एक्सियल या इक्वेटोरियल जिसको बोलते हैं उसके लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। और थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक्सियल में p cos है और नॉन एक्सियल में p sin है, क्योंकि नॉन एक्सियल p के भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो p sin का अपोजिट डायरेक्शन है, और एक्सियल जो है p cos के डायरेक्शन में होता है। अक्षीय दिशा में होता है, पिछले क्लास बताया, अक्षीय दिशा में होता है और निरक्षीय जो है विपरीत दिशा में होता है। ये दोनों फॉर्मूला। तो बताइए एक्सियल में क्या करेंगे, 1/4 इप्सिलॉन नॉट 2p रहेगा, नहीं p cos होगा, तो 2p cos θ/r³, ठीक है। और नॉन एक्सियल में इक्वेटोरियल जिसको बोलते हैं वहां p क्या p रहेगा, नहीं p sin, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो एक्सियल हो गया 1/4 इप्सिलॉन नॉट 2p cos θ/r³। cos क्यों हुआ, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं अक्षीय में देखिए p cos है, निरक्षीय p sin का अपोजिट है तो p sin लेना होगा। अक्षीय p के दिशा में होता है तो p cos का जो दिशा हुआ वो अक्षीय का हो गया, निरक्षीय p के विपरीत दिशा में होता है तो p sin का जो विपरीत हुआ वो निरक्षीय हो गया। किस पॉइंट के लिए, c पॉइंट के लिए। तो 2p cos θ/r³ और p sin θ/r³। कोई प्रॉब्लम, निरक्षीय था इसलिए p होगा, अक्षीय था इसलिए 2p होगा। चलिए अब बताइएगा, दो सदिश लंबवत हो, दो सदिश लंबवत हो तो परिणामी क्या होता है, √a² प्लस b² होता है ना। दो वेक्टर का लंबवत हो तो उसी प्रकार यहां देखिए अक्षीय वाला और निरक्षीय वाला दोनों तो परपेंडिकुलर है, दोनों लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो √e एक्सियल और e नॉन एक्सियल, जिसको आप इक्वेटोरियल भी लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा, जिसको आप इक्वेटोरियल भी लिख सकते हैं। तो चलिए रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, √a² प्लस b², तो यहां a के जगह पे एक्सियल स्क्वायर प्लस e इक्वेटोरियल स्क्वायर। अब आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, कुछ नहीं, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह कर दीजिए। 1/4 इप्सिलॉन नॉट 2p cos θ/r³ इसका स्क्वायर प्लस 1/4 इप्सिलॉन नॉट p sin θ/r³ का स्क्वायर। क्लियर। अब जरा सा देखिए तो कॉमन टर्म क्या क्या आ रहा है, कॉमन जो मिल रहा है, 1/4 इप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, 1/4 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, स्क्वायर भी मिल रहा, p मिल रहा, p ठीक है, cos यहां है, sin है, नहीं मिल रहा, r³ मिल रहा, तो क्या क्या मिला, 1/4 इप्सिलॉन नॉट मिला, p मिला और r³ मिला। देखिए 1/4 इप्सिलॉन नॉट 1/4 इप्सिलॉन दोनों में, p दोनों में, r³ दोनों में, ठीक है। तो जो मिला उसको आप कॉमन ले लीजिए और स्क्वायर सहित कॉमन लीजिएगा, तो 1/4 इप्सिलॉन नॉट p/r³ का स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन आ गया ना। क्या बचा अंदर में, बोलिए तो अंदर में क्या बचा, जब इससे आपने ये ले लिया, p ले लिया, r³ ले लिया, तो 2 cos बचा, 2 cos θ का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके पास क्या बचा, ये बंद, ये बंद, ये बंद, क्या बचा सिर्फ साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर।
कोई प्रॉब्लम, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका होल स्क्वायर है तो एक टर्म बाहर हो जाएगा और 2 गुना 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। खुद से भी प्रयास किया जा सकता है। इधर मैं कर रहा हूं, देखिए होल स्क्वायर है तो एक टर्म बाहर क्योंकि रूट है, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बार आर क्यूब बाहर हो गया। रूट के अंदर में क्या क्या है, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन को आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में क्या लिख सकते हैं, बोलिए तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बार आर क्यूब। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बार आर क्यूब। बोलिए 4 कॉस स्क्वायर है और माइनस 1 कॉस स्क्वायर है, तो कितना कॉस स्क्वायर, 4 में 1 गया 3, तो 1 to 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर में 1 कॉस स्क्वायर खत्म हो गया, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो फॉर्मूला है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रिजल्टेंट ई है यह इसके साथ कितना का किस दिशा में डायरेक्शन देखने के लिए इसका एंगल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एंगल। वेक्टर में आप पढ़े हैं, एंगल निकालने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? tan इनवर्स x बाय y। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं tan इनवर्स ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल। इससे भी आप बना सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो एंगल आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसने यहां पर इसके साथ एंगल बनाया, इस लाइन के साथ अल्फा, कुछ मान लीजिए कितना एंगल बनाया, अल्फा। क्योंकि ई ओसी के साथ अल्फा कोण बनाता है, वेक्टर वाला, चलिए वेक्टर 11th में पढ़ाया है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताइए? ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल। अब इक्वेटोरियल वाला और एक्सियल वाला दोनों फॉर्मूला रख दीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। रखिए, इक्वेटोरियल वाला क्या निकला था? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बाय आर क्यूब और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट
2p cos थीटा बाय r क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, r क्यूब कैंसिल आउट, pp कैंसिल आउट, क्या बचा बताइए? हाफ बचा। साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हो? 10। साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हो? 10। तो थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं, तो 10 अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा, ऊपर पे 1 बाय नीचे में 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा, तो हाफ टेन थीटा। अब आपका एंगल निकल गया अल्फा, क्या निकला? 10 उधर जाएगा तो टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 10 इनवर्स हाफ टेन थीटा। टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। तो ये आपका डायरेक्शन भी हो गया। क्लियर है? तो आप आराम से इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यदि दिख नहीं रहा होगा अच्छा से तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स, 10 उधर जाएगा तो हाफ टेन थीटा। तो ये डायरेक्शन भी हो गया। ठीक है, नोट करना है तो आप कर सकते हैं। तो फिर मैं अगले वीडियो मिलूंगा। धन्यवाद।